हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। किसी रीज़न से नहीं कर पा रही थी। तो जैसा कि मैंने रिट मतलब मौलिक अधिकार तक कंटिन्यू किया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि भारत में रिट के प्रकार कितने हैं। तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं पढ़ाऊँगी भारत में रिट के प्रकार। पीछे तो मैंने पढ़ाई दिया था रिट क्या है, और आज हम पढ़ेंगे भारत में रिट के प्रकार। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। पहला क्या है? जिन लोगों को अभी तक रिट नहीं पता वो मेरा पिछला वीडियो देखें, उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि रिट क्या है। उसके बाद रिट के प्रकार पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है। मीन्स भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट मेंशन किए गए हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबेस कॉर्पस कहा जाता है। ये क्या है? जैसे कि आप सुन रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जो बंदी है, यानी जो जिसको जेल में रखा गया है, उसको कोर्ट में प्रत्यक्ष करना, ये उसका अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय पुलिस या प्राधिकारी को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर अदालत के सामने पेश करे। मीन्स जो गुनहगार है, अब वो असली में है कि नहीं है, लेकिन उस गुनहगार को यह अधिकार रहता है। अदालत पुलिस या प्राधिकारी को यह आदेश देता है कि आपने जिस बंदी को पकड़ के रखा है उसे अदालत में पेश करो। तो ये हो गया पहला रिट, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा है परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैंडमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, यानी कौन आदेश दे रहा है? न्यायालय आदेश देता है। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, निगम या निचली अदालत अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करती है तो न्यायालय यह रिट जारी कर उसे अपना काम करने का आदेश देता है। परमादेश यानी अगर कोई पुलिस है, कोई अधिकारी है, कोई निचली संस्था है, निगम है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो अदालत परमादेश रिट जारी करके उसे अपने काम को अच्छे से करने का आदेश देता है। फिर नंबर 3 है प्रतिषेध यानी निषेध। तो इसे निषेध करना भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रोहिबिशन। या किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने या अपनी सीमा लांघने से रोकने के लिए जारी की जाती है। ये जो प्रतिषेध रिट है, ये उच्च न्यायालय क्या करता है, उसके अंडर में जो न्यायालय होते हैं या ये न्यायाधिकरण होते हैं, अगर वो अपना काम से ज़्यादा अपने काम को ना करके किसी दूसरे काम में इंटरफेयर करते हैं या फिर दूसरे काम को करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके उन्हें रोकता है। 4 नंबर है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेटियोरेरी। इसका अर्थ प्रमाणित होना है। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना है। यानी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या
अर्ध, वो जो अर्थ दिख रहा है ना, वो है अर्ध न्यायिक संस्थाओं में लंबित पड़े मुकदमों को अपने पास मंगाने या उनके द्वारा दिए गए अवैध फैसलों आदेशों को रद्द करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। यानी कि उत्प्रेषण रिट कब जारी किया जाता है? जब कोई मतलब उच्च न्यायालय के अंडर में जो न्यायालय काम करते हैं, अगर वो बहुत समय से कोई मुकदमा चल रहा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, और अगर न्यायालय ने कोई गलत फैसला दिया है, उससे मुकदमा जो किया है वो नागरिक संतुष्ट नहीं है, तो उत्प्रेषण रिट जारी करके उच्च न्यायालय उस मुकदमे को रीओपन कर सकता है और उचित न्याय कर सकता है। अब आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसे क्या कहते हैं? क्यो वारंटो। इसका अर्थ है किस प्राधिकार से, यानी किस अधिकार से। आगे क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, तो न्यायालय इस रिट के जरिए उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कब्जा कर रहा है। जैसे कभी आपने सुना होगा ना, ये इल्लीगल प्रॉपर्टी है, उसे सरकार तोड़ भी देती है। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, सॉरी यहाँ पद है, हाँ प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पद है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना उसने उसको किसी भी तरह प्राप्त किया है, और उस पर अपना ध्वज जमाता है, तब अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उससे यह पूछा जाता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर कब्जा कर रहे हो। तो इस तरह भारत में रिट जारी किया जाता है। कौन करता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में करता है और सर्वोच्च न्यायालय देश में करता है। तो हमने पढ़ लिया रिट के प्रकार। अब नोट क्या है? ये तो हो गए मेन रिट। नोट है मौलिक अधिकारों के अलावा, ये जो 5 रिट हैं ये मौलिक अधिकारों के लिए बने रिट हैं। इनके अलावा भी रिट है। मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ अन्य सामान्य रिट भी होते हैं, जैसे वारंट, सम्मन और निष्पादन रिट, जो सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए जारी की जाती है। अब हम पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? अब मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा का अर्थ है महान अधिकार पत्र। महान अधिकार पत्र, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। तो क्या ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान का वह हिस्सा है जो देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यानी मैग्ना कार्टा बहुत ही बड़ा अधिकार है जो नागरिकों के मिले हुए 6 अधिकारों की स्पष्टीकरण करता है। अब इन 6 मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों दी गई है? तो इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि पहला कारण क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जिस तरह 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी मैग्ना कार्टा, ये क्या था? ये दुनिया का पहला लिखित अधिकारों का घोषणा पत्र। हाँ, तो
तो जिस तरह 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी मैग्ना कार्टा दुनिया का पहला लिखित अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसे कहा गया, ने नागरिकों को अधिकार दिए थे, ठीक उसी तरह भाग 3 नागरिकों को तानाशाही या मनमाने कानूनों से बचाता है। यानी जो राजा जॉन थे उन्होंने इंग्लैंड में यह जारी किया था, उसी तरह हमारे भारत में जो 6 मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, उनको मैग्ना कार्टा की संज्ञा इसीलिए दी गई। अब दूसरा कारण क्या है? न्यायोचित अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से अधिकार? जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है। तो मैग्ना कार्टा, तो इन 6 मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा इन 2 कारणों से कहा जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर ये 2 मुख्य कारण हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि सर्वोपरि अधिकार जो है, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे सर्वोपरि यानी कि सबसे बड़े अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा मिले हैं। और मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। तो इस तरह से 6 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। अब नोट क्या है? ऐतिहासिक और शिक्षा के संदर्भ में 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को, यानी कि जैसे यहाँ पे जो दिया गया है, राजा जॉन ने जो दुनिया का पहला लिखित अधिकारों का घोषणा पत्र दिया, उसी तरह ऐतिहासिक और शिक्षा के संदर्भ में 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भी भारतीय इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड्स डिस्पैच 1854 यानी 1854 को भी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यानी इन दोनों ने जो शिक्षा के बारे में अधिकार दिया, वो भी मतलब शिक्षा के लिए वो सर्वोपरि अधिकार है, तो इसलिए इन दोनों को भी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। तो अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन। अब तक हमने पढ़ा मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे मिलते हैं, कितने प्रकार के हैं, और उनके बीच में जो शब्द आए मैग्ना कार्टा, और इनके बारे में हमने डिटेल में जानकारी लिया। और अब हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों का निलंबन, यानी मौलिक अधिकार हमें मिलते तो हैं, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में वो समाप्त भी हो जाते हैं। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जब हमारा मौलिक अधिकार लागू नहीं होता, मतलब उस समय हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, पहले कुछ जानकारी लेंगे। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन करता है निलंबन? राष्ट्रपति। अब देखो कब कब होता है, तो निलंबन कब होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है? तो निम्न कारणों से। पहला कारण क्या है?
युद्ध या बाहरी आक्रमण। जब देश पर किसी बाहरी दुश्मन का हमला हो या युद्ध छिड़ जाए तब अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले 6 स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यानी कि सारे नहीं, इसमें पहले अनुच्छेद 19 के तहत जो जो मिलते हैं वे अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जिसमें कि कौन कौन से हैं? घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भाषण देने की स्वतंत्रता, ये सब। यानी कि जो हम बिना कहीं आए गए नहीं कर सकते काम, वो स्वतंत्रता, सारे अधिकार नहीं। अब फिर अगला क्या है? सशस्त्र विद्रोह। यानी देश के अंदर यदि कोई सशस्त्र विद्रोह जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, लेकिन इस आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। इसके लिए हमें राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होता है। अब आते हैं आपातकालीन आदेश। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार को भी रोक सकते हैं। यानी कि ऊपर में हमने पढ़ा 19, अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले 6 स्वतंत्रता अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है? अब इसमें भी क्या दिया हुआ है? आपातकालीन आदेश। इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के अधिकार को भी रोक सकते हैं। यानी जो आपातकालीन, देश में जब आपातकालीन लागू होता है तो उस समय से नागरिक न्यायालय जाकर या अदालत जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। उस समय नागरिक को चुपचाप होके बैठ जाना होता है। उनके क्या अधिकार हैं, उनको ये सब, इसके बारे में अदालत जाने का आदेश नहीं रहता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि किन किन कारणों से कौन कौन से अधिकार निलंबित हो जाते हैं। मतलब आपातकालीन जब लागू होता है तो सारे ही अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई अधिकार ऐसे भी हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते। तो कौन से अधिकार कभी निलंबित नहीं होते? जिसमें है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी इसमें क्या है? जो व्यक्ति किसी अपराध के कारण पकड़ा गया है और वो किसी का दोषी है, तो ये नहीं कि आपातकाल लागू होने पे उसे जेल से निकाल दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। नहीं, वो जेल में ही रहेगा। अगर वो जेल में है, उसने कुछ गुनाह किया है, तो वो जेल में ही रहेगा। और अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। यानी जीवन का अधिकार का संरक्षण किसी भी स्थिति में समाप्त या निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी हमारा जान और हमारा शरीर, ये तो ऐसे भी स्वतंत्र ही रहना चाहिए। तो इन सब से संबंधित, हमारे प्राण और शरीर से संबंधित हमें जो जीवन जीने का अधिकार मिला है वो निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों अधिकार हैं जो कभी भी किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, अब हम तो पढ़ तो रहे हैं अनुच्छेद 58 और 59।
लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ अंतर भी हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब अनुच्छेद 358 ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 358 यह केवल अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं जैसे बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता, इन सब से जुड़ी चीज़ों को निलंबित हो जाते हैं 358 अनुच्छेद में केवल। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 358 यह केवल अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं जैसे बोलने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी के निलंबन से जुड़ा है। यानी कि उस समय, यानी कि 358 अनुच्छेद में केवल अनुच्छेद 19 के जो अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रपति का अलग से आदेश नहीं पाना होता, ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो यह केवल तभी लागू होता है, यानी अनुच्छेद 358 तभी लागू होता है जब आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो। सशस्त्र विद्रोह के समय यह काम नहीं करता। इसमें अनुच्छेद 20 और 21 का जिक्र नहीं है, सिर्फ 19 का ही है। दोनों में ही, चाहे वो 358 हो चाहे 359, दोनों में ही 20 और 21 का जिक्र नहीं है, क्योंकि वह एक नेचुरल अधिकार है जो हमें प्रकृति से मिलता है, इसलिए वो किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं हो सकता। अब आते हैं अनुच्छेद 359। यह अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है, यानी लोग अदालत में जाकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। इसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों का प्रवर्तन कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, जैसा मैंने ऊपर बता दिया। यह बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण दोनों ही परिस्थितियों में लागू हो सकता है। यानी कि जो 359 है अनुच्छेद, यह 358 के मुकाबले में ज़्यादा शक्ति रखता है। यह स्वतः निलंबित नहीं होता, इसमें राष्ट्रपति का आदेश आना जरूरी होता है कि कौन कौन से अधिकार निलंबित किए जाएंगे। तो इस तरह से 358 और 359 अनुच्छेद में अंतर पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंटेंट। तो अब क्या है, टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया। The Constitution of India provides for 5 types of writs. First is habeas corpus. अब habeas corpus क्या है, जो हमने हिंदी में पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं habeas corpus. If a person has been arrested illegally, मीन्स अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से उसको किसी प्राधिकारी या पुलिस ने पकड़ लिया है, तो द कोर्ट डायरेक्ट्स द पुलिस और द अथॉरिटी टू प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। मीन्स जब कोर्ट बोलेगा तो पुलिस या प्राधिकारी को उस बंदी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अब सेकेंड नंबर है मैंडमस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंडमस को क्या बोलते हैं हिंदी में, परमादेश। तो इट्स लिटरल मीनिंग इज वी कमांड, यानी हम आदेश दे रहे हैं। व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर, कॉरपोरेशन और सबऑर्डिनेट कोर्ट डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी, द कोर्ट इशूज दिस रिट and orders it to perform its
ड्यूटी मेन, जब कोई अधिकारी, कोई निगम अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसे न्यायालय आदेश देता है, वी कमांड। नाउ 3 नंबर इज प्रोहिबिशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिषेध या निषेध, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगना। तो इट्स मीनिंग इज टू प्रोहिबिट। दिस writ is issued by a higher court to prevent a subordinate court or tribunal from acting beyond its jurisdiction or exceeding the limits of its authority। Means हमने इसका मतलब क्या है, जब कोई अधिकारी अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है तब न्यायालय प्रोहिबिशन रिट को जारी करता है। नाउ 4 नंबर इज सैट्योरेरी। सैट्योरेरी का मीनिंग क्या है? इट्स मीनिंग इज टू बी सर्टिफाइड। दिस writ is issued by the higher court to call for the records relating to a case pending before a subordinate court or judicial authority, or to question an illegal decision or order passed by it। Means certiorari को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या है इसका मीनिंग? उत्प्रेषण मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें कोई केस है जिसके लिए सही न्याय नहीं किया गया हो या फिर बहुत समय से केस चल रहा हो, तो उसके लिए कोर्ट जारी करता है यह रिट और उसे अपने हाथों में ले करके सही डिसीजन देता है और नागरिक को संतुष्ट करता है। नाउ 5 नंबर इज क्वो वारंटो। इट्स मीनिंग इज बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से। व्हेन अ पर्सन ऑक्युपाइज अ पब्लिक ऑफिस इन लेगेसी, यानी जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति पर अपना अधिकार जमाता है तो दिस writ is issued to inquire by what authority। तो इस अथॉरिटी, तो यह रिट जारी किया जाता है और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से इस पर कब्जा किया है या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के, यानी ये जो रिट हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट हैं। 5 प्रकार के रिट होते हैं और यहाँ नोट दिया गया है। इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स देयर आर ऑल्सो सम अदर ऑर्डिनरी रिट्स, यानी कि ये जो थे ये मौलिक अधिकारों के लिए बनाए गए रिट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी रिट्स हैं सच एज वारंट, सुमन्स एंड ट्रिब्यूनल रिट्स which are issued for ordinary legal procedures। तो ये ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर्स के लिए ये वारंट, समन्स एंड ट्रिब्यूनल रिट्स जारी किए जाते हैं। इनका फंडामेंटल राइट्स से रिलेशन नहीं रहता है। नाउ वी विल रीड व्हाट इज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मीन्स ग्रेट चार्टर ऑफ राइट्स। Are you understand? Magna Carta means Great Charter of Rights, यानी अधिकारों का महान चार्ट। ये क्या है?
If we talk about the fundamental rights, Part 3, Articles 12 to 35 of the Constitution of India is called the Magna Carta of India because it is that part of the Constitution which grants 6 fundamental rights to the citizens of the country. मीन्स ये जो मैग्ना कार्टा है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, जो संविधान का 3rd पार्ट है, उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि ये संविधान के वे महान भाग हैं जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। These are called मैग्ना कार्टा बिकॉज, मतलब किसको मैग्ना कार्टा बोला गया है, उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा क्यों दी गई है? The first reason is personal liberty. Magna Carta is personal liberty for every citizen. So मैग्ना कार्टा को ये मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स का कंपेयर मैग्ना कार्टा से हम इसलिए करते हैं क्योंकि बोला जाए तो मैग्ना कार्टा इज गार्जियन ऑफ अ कंट्रीज सिटीजन्स। First is personal liberty. Just as King John of England signed the Magna Carta, Great Charter, which granted rights to the citizens, similarly it protects the citizens of India from arbitrary made laws. Means एज वेल एज, जैसा कि जॉन किंग ने इंग्लैंड में एक ग्रेट चार्टर बनाया था जिसमें उन्होंने नागरिकों के सिमिलर अधिकार को सुरक्षित रखा था, जो कि किससे रिलेटेड थे, वो भी मौलिक अधिकार से ही, मतलब इंग्लैंड में जो अधिकार थे उससे रिलेटेड थे। तो वैसे ही इंडिया में भी जो मौलिक अधिकार है वो भी मैग्ना कार्टा कहलाए, इसलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। न्यायोचित अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार। For the protection of rights, citizens have the right to approach the Supreme Court or the High Court directly. तो मैग्ना कार्टा, तो मौलिक अधिकार मिलने से नागरिक अपने उनको जो अधिकार मिले हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी कि मैग्ना कार्टा बहुत ही बड़ा अधिकार है, सारे अधिकारों से बड़ा मैग्ना कार्टा पत्र होता है। इसीलिए मौलिक अधिकारों को, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है, तो इसीलिए मौलिक अधिकारों का कंपेयर मैग्ना कार्टा से किया गया है। नोट, इन relation to constitutionalism and education, Queen Victoria's proclamation of 1858 is also known as the Magna Carta of Indian history, and Wood's Dispatch 1854 is known as the Magna Carta of Indian education. Means Queen Victoria's proclamation of 1858 is also known as the Magna Carta of Indian history. मीन्स जो रानी विक्टोरिया हैं उन्होंने जो मैग्ना कार्टा बनाया था
1858 में। और वुड्स डिस्पैच का जो एजुकेशन से रिलेटेड मैग्ना कार्टा था, मीन्स उन्होंने भी जो अधिकार दिए थे वो भी एक मैग्ना कार्टा ही थे। तो अभी तक हमने पढ़ा हमें मौलिक अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें कैसे मिलते हैं, और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं इनका निलंबन यानी कि इनका सस्पेंशन कब होता है, किन किन सिचुएशंस में ये सस्पेंड होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। नाउ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, Article 358 and Article 359 by the provisions thereof. There are some reasons for suspension of fundamental rights. First is war or external aggression. When the country is attacked by an external emergency, when the country is attacked by an external enemy or a state of war exists, then under Article 352 a national emergency can be proclaimed. Means जब कोई बाहरी आक्रमण, बाहर का कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करेगा तो उसके तहत आर्टिकल नंबर 352 के अंदर यह प्रावधान है, उस समय उस समय क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी लागू करके हमारा जो अधिकार है उसे सस्पेंड किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 19 the 6 freedoms available under the right to freedom are suspended. मीन्स सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं सस्पेंड होंगे, केवल 19 वाले होंगे। सेकेंड इज आर्म्ड रिबेलियन। If a serious situation such as armed rebellion arises within the country, a national emergency can also be proclaimed. However, on this ground, the rights under Article 19 are not suspended. Means इसमें आर्टिकल 9 सस्पेंड नहीं होगा। मीन्स खुद निलंबित नहीं होगा 19, उसे राष्ट्रपति निलंबित करेंगे। फिर ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो क्या करेंगे। किसमें? आर्म्ड रिबेलियन में। अब इमरजेंसी ऑर्डर under Article 359, the President may issue an order to suspend the right to approach the court for the enforcement of other fundamental rights. Means इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करके और जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं उन्हें लागू कराने के लिए, मीन्स नागरिक अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय या अदालत नहीं जा सकते हैं। इसमें इमरजेंसी ऑर्डर में ये सब बातें, ये सब प्रावधान रहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार कैसे निलंबित होते हैं। नाउ वी विल रीड विच राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। मीन्स विच राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सिचुएशन।
किसी भी सिचुएशन में वो जो अधिकार हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, नहीं। तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 20 इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मीन्स अपराधों के लिए, जैसे हिंदी में हमने बताया था ना कि जैसे कोई अपराधी है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कोई अपराधी है और वो जेल में बंद है तो वो बंद ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपातकाल घोषित हुआ है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सन कैन नॉट बी deprived of life or personal liberty under any circumstances, means जो उनका जीवन जीने का और जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल जो स्वतंत्रता है, उस पर कभी भी वो जो उनकी स्वतंत्रता है वो सस्पेंड नहीं हो सकती है। Now, what is difference between articles 358 and 359? Article 358, it suspends only the rights under Article 19 such as freedom of speech, freedom to form associations, freedom to movement, etc. These rights remain suspended. This suspension takes place automatically with the declaration of emergency, मीन्स ये जो आर्टिकल है 358 में, इसमें जो भी आर्टिकल 19 के अंदर में जितने भी फ्रीडम आएंगे वो सारे खुद ही सस्पेंड हो जाएंगे। इसके लिए हमें राष्ट्रपति का आदेश का ज़रूरत नहीं होगा। नोट क्या है? It applies only when an emergency is declared on the ground of war or external aggression means जब भी 358 तभी लागू होता है जब बाह्य आक्रमण होगा, तब जाके ये लागू होता है। मीन्स जब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तभी ये आर्टिकल 358 लागू होता है, अप्लाई होता है। इट डज़ नॉट अप्लाई ड्यूरिंग आर्म्ड रिबेलियन, मीन्स सशस्त्र विद्रोह में, यानी देश के अंदर जब लड़ाई होती है तो उस समय ये लागू नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 359। इट सस्पेंड्स द इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। दिस मीन्स द पीपल कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर द enforcement of their rights. However, the rights under Articles 20 and 21 cannot be suspended. Means इस आर्टिकल के अंदर क्या है? It suspends the enforcement of other fundamental rights. Means 19 को छोड़ के 20, 21 को छोड़ के जितने भी दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मांग के लिए कोई भी सिटीज़न कोर्ट में नहीं जा सकता है। इस पे रोक लगा दिया जाता है सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। इट में अप्लाई ड्यूरिंग बोथ एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल इमरजेंसी मीन्स आर्म्ड रिबेलियन। मीन्स ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 359 इज अप्लाई बोथ इमरजेंसी मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिबेलियन। For this, an order of the President is necessary specifying
विच राइट्स शैल रिमेन सस्पेंडेड मीन्स इसमें राष्ट्रपति का जो ऑर्डर होता है वो लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति ही स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा अधिकार सस्पेंड होगा और कौन सा नहीं। तो ये रहा हमारा काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी।